अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि बेसिकली है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के हवाले से दो चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और ये हम किसी एक एलिमेंट्स की देखेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंट एलिमेंट के हवाले से। सबसे पहले हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। तो 2.3.2 टॉपिक है, जिसमें वो ये कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है, बेसिकली आपको इसको कंप्लीट ब्रीफिंग देने के लिए हमारी ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्डेड है चैप्टर नंबर 1 में, जिसको हमने 3 पार्ट्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया। आप उसको मुकम्मल ब्रीफ से समझें। अगर वो आपको आता है तो देन ये वाला टॉपिक आपको इंतहाई आसान लगेगा, क्योंकि आज के लेक्चर की मुकम्मल डिटेल वजाहत उस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये चैप्टर शेल्स, ऑर्बिटल और उनके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के हवाले से है, तो यहाँ पे लिहाजा इस चीज की डिस्कशन जरूरी है। तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी की वो मिकदार होती है जो हमें चाहिए होती है ताकि एटम के इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सके। अब उनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं? लेवल्स क्या, किसका मतलब हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में, अब शेल्स हमें बेसिकली पता है कि एटम के जो शेल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो है के, एल, एम और एन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। तो इसको वो कहता है कि बेसिकली आप मेजरिंग करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को, और इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि बेसिकली एटॉमिक नंबर पे बेस्ड करती है, उसके थ्रू हम आयोनाइजेशन एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो ये है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसके बारे में बात कहता है कि हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम है, उसमें मिसाल के तौर पे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर पांचवा भी निकालें, फिर उसमें 6 भी निकालें, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, सारे ही निकाल दें। सिर्फ एटम का न्यूक्लियस ही बच जाए, उस एटम की सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सारी जितनी भी एनर्जी हमें लगानी थी वो हमने लगा दी। इसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसा कि हमारे पास वो कहता है कि इफ वी कैन कंटिन्यूस टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अगर हम लगातार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएं फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से, अनटिल ओनली द न्यूक्लियस इज लेफ्ट, सिर्फ न्यूक्लियस ही रह जाए, वी कॉल दिस, इसको हम जो सीक्वेंस है जो हमारे पास है उसको क्या कहते हैं? ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। कि ये जो हमारे पास वो पूरी तरतीब बनी है, इस सारी तरतीब को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब हमारे पास इसमें बेसिकली वो ये बताता है कि ये चीज हमें जो डेफिनेशन है कि अगर हम लगातार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते करते सिर्फ एटम के न्यूक्लियस तक पहुंच जाएं, और उस जो सीक्वेंस कायम होता है एनर्जी इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी के सीक्वेंस को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो कहते हैं कि बेसिकली ये हमें बताता क्या है? कहता है क्वेश्चन है ना जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है जी? उसकी रीजन ये है कि बेसिकली हमें एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कितने शेल हैं, इनका पता चल जाता है। तो वो कहता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चलती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस कितने हैं ये भी पता चलता है। इस बात को समझने के लिए उसने एक मिसाल दी है ग्राफ के जरिए, कि हम ग्राफ में बेसिकली एक साइड पे हम बताते हैं कि एटम्स के, एक मैग्नीशियम एटम की वो एग्जांपल लेता है कि मैग्नीशियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसके मुताबिक वो 12 है।
अब अगर हम इस 12 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, फिर उसके बाद है 2s2, उसके बाद है 2p6, उसके बाद है 3s2। अब मैग्नीशियम के इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो किस तरीके से हैं? वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहले मैग्नीशियम के पहले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 2। फिर उसके बाद यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद एटम के बाहर कितने हैं? 2। तो इस तरीके से ये 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, फिर 8, 8 और 2 10 और 2 12। अब इनके बारे में वो ये बेसिकली बताता है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम यहाँ पे एक स्टार के थ्रू बताते हैं कि इसका पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये आउट। अब हम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इस स्टार को थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, तो ये आ गया 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें जी आगे। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये शेल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आगे नया शेल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये इसका फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास K है, और इसके बाद ये हमारे पास L है, और लास्ट में ये क्या है हमारे पास M। तो अगर हमारे पास ये शेल खत्म हो गया है तो ये अब न्यूक्लियस के करीब चला गया है। न्यूक्लियस के जब करीब चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हुए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो आप स्टार को यहां ऊपर करके बनाएंगे, यहां से इतना ऊंचा, कि मतलब हमारे पास फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन की अगर ओवरऑल एनर्जी देखें तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए एज कंपेयर जो है वो थर्ड की बहुत ज्यादा होती है, फर्स्ट की लो होती, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला 3। अब हमारे पास इस तरह फिर हम 4 5 6 7 8 9। अब ये देखें ये थर्ड है, इसके बाद मजीद हमने ये थर्ड हमने निकाला, इसके बाद इस पूरे में कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम मजीद 7 निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इनको हल थोड़ा सा लाइट सा आप इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते जाएं इनके साथ, 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे भी आप लिख लें, यहां आप लिखें 4, और ये कौन सा है 5, ये कौन सा है 6, ये कौन सा है 7, यहां पे क्या हो गया 8, यहां पे हो गया 9, और यहां पे कितना हो गया 10। तो अब हमारे पास सिर्फ आखिरी शेल रह गया है जो कि इस इंतहाई, यहां पे अगर कोई न्यूक्लियस मौजूद है तो वो न्यूक्लियस के इतना करीब चला गया, अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालें तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के इंतहाई करीब। तो आप इसको और अपर राइट भी यहां आप इसका इलेक्ट्रॉन लिखें, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 12, और इसको भी हमने निकाल दिया। तो इससे पता चला कि मैग्नीशियम के हमने 12 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और इसमें एनर्जी का एक सीक्वेंस पैदा हुआ जिसे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस हमारे पूरे जो लेक्चर है इसमें जो हमने चीज सीखी है, एक सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी सीखा है, और दूसरा बताया कि ये हमें क्या बताता है। तीसरी चीज हम इसके बारे में एक पूरा तकरीबन 10 लाइन का पैराग्राफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी सुने, हम उसमें बताएंगे कि अगर हम मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं that is called first ionization energy, and then second electron is removed is called second ionization energy. Both energy are low as compared when we remove the electron of third from a magnesium. जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं then required a lot amount of energy. अच्छा, अब वो कहते हैं lot amount of energy, why required? Because सेकेंड जो हमारे पास शेल है इज स्टार दैट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। दीज इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन के इंतहाई करीब अट्रैक्टेड हैं, उसके करीब हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट फिर वो कहता है वी रिमूव रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल। हम इन 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अब हमारे पास फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो चुके हैं, थर्ड भी रिमूव हुआ है, नेक्स्ट 7। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए थर्ड के साथ, तो इनकी टोटल क्वांटिटी बन जाती है 10। फर्स्ट सेकंड फिर हमने थर्ड, ये 3 हो गए, फिर हमने 7 निकाले,
टोटल 10। अब मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन तो 12 है, तो हम कितने निकाल चुके हैं? 10। 11 इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तो हमें इससे और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस, सबसे ज्यादा। क्यों? दैट इज वेरी क्लोज टू, या हम इसे कहते हैं नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इंतहाई करीब तरीन अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो ये सबसे इनर शेल है। अब इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाए तो अब मैग्नीशियम के तमाम इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और ये एनर्जी का जो सीक्वेंस है हम इसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें कैसे पता चला कि मैग्नीशियम में 3 शेल्स पाए जाते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन। हम एग्जांपल के तौर पे, ये मेरे हाथ में मार्कर है, हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 निकालते हैं और 3 निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, खत्म हो गया। तो पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और तीसरा, अब पहले शेल में 2 थे, आखिर में 1 था, टोटल कितने थे? 3। तो ये एटम कौन सा हुआ? लिथियम। इसी तरह अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमने एक पहला जंप किया, तो ये जो जंप का जिक्र है कि जब हम इसमें जंप करते हैं, तो ये जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, तो ये पहला जंप उसने यहां से किया कि एक जंप उस आउटर मोस्ट शेल से इस इनर शेल में आया और एक जंप उसने ये वाला किया। तो टोटल जंप की तादाद कितनी है? 2। तो वो कहता है कि बेसिकली आपने बोहर के हवाले से ये एक आइडिया पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो मूव करते हैं वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। तो हम सेम एज हम यहाँ पे एक शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर पिछले शेल में, फिर उसके बाद लास्ट वाले शेल में, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे हमने जंप किए हैं। तो इन 2 जंप से पता चला है कि इस शेल से इस शेल तक कितने शेल हो गए? 2। और लास्ट जंप से हम जिस जगह पे पहुंचे तो टोटल कितनी शेल की तादाद होगी? 3। तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम में 3 शेल्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में वो कहता है द 2 लार्ज जंप्स इन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर 2 बड़े जो जंप है आर वेरी गुड एविडेंस, ये हमें बात साबित करते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मैग्नीशियम एटम एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट शेल, के मैग्नीशियम में 3 शेल्स पाए जाते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर बेसिकली आप लोगों ने ये सीखा कि किसी भी एटम में शेल्स की तादाद भी और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी फाइंड करनी हो तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू पता कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट शुरू होता है। इस सेकंड पॉइंट में हम ये फाइंड करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। इस चीज में हम बेसिकली 3 पैराग्राफ लिखते हैं। फर्स्ट पहले हम बताते हैं कि बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब हम इसके बारे में 3 टॉपिक्स लिखेंगे। फर्स्ट में हम बताएंगे कि दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन है आपके सामने नजर आ रहा है। अब ये देखिए, ये मैंने इसको निकालना है तो ये मैं एफर्ट लगा रहा हूं, ये जो एफर्ट है दैट इज एनर्जी। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। द सेकंड पॉइंट, पीरियड एंड ग्रुप। अब जैसा कि मैंने आपको हवाला दिया कि पिछले चैप्टर में जो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करें, तो सेम हम यहाँ पे ग्रुप के हवाले से बताएंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट होती हैं और अगर हम उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो फिर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मगर नोबल गैसेस में हम इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं होती, जगह फिल है। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे लो एनर्जी कौन सी होती है? अल्कली मेटल, जो ग्रुप नंबर 1। अब मैं आप लोगों को बेसिकली ये एक ग्राफ समझेंगे जो इस टॉपिक में इस ग्राफ है, और इस ग्राफ 2 चीजों में है, एक पीरियड है और एक ग्रुप। तो आप अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या चीजें बताई हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पीरियड और एक ग्रुप लिखता हूं। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो आप फर्स्ट वाला ग्रुप लिख लें, जिसको आप एक छोटा सा एक लेटर है वो अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे ये है हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। तो ये एलिमेंट्स हमारे हो गए। अगर इसी तरह हम इसमें चले जाते हैं पीरियड्स में, ये तो हो गया हमारे पास ग्रुप। तो ये ग्रुप था। अब पीरियड में अगर जाए, यहां पे हमारे पास हीलियम आ गया
और यहाँ पे आ गया ब्रिलियम, और आगे नेक्स्ट इधर डी ब्लॉक है तो यहाँ आएगा ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे नियोन। नेक्स्ट पीरियड में देखें यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास बोरोन के नीचे आ जाता है एल्यूमिनियम, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पे हमारे पास आ गया फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। तो इतना हम बनाते हैं। अब ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल के मुताबिक इस ग्राफ में सबसे पहले ये हाइड्रोजन की यहां से लो एनर्जी स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन क्या एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, तो उसमें एनर्जी हमारी इतनी लगती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अच्छा, इसके बाद ये हीलियम के यहाँ पे टॉप पे गई क्योंकि दैट इज ए नोबल गैस, तो इसलिए ये ग्राफ ऊपर चला गया। अब यही ग्राफ सबसे डाउन आ जाता है। क्यों गिरता है? अब आप सामने ये देखें, हाइड्रोजन की ज्यादा हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पहले हम दो पैराग्राफ लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये बताएंगे इन पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? उसके तीन बेसिक रीजन है। नंबर वन, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम एंड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम एंड न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन इंक्रीज ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में कहता है अप टू डाउन जब हम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। व्हाई? थ्री बेसिक रीजन था। रीजन नंबर वन रीजन में हम बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर टू में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एटम की ताकत कम हो रही है, और जब एटम की गिरफ्त कम हो रही है तो एटम का साइज बढ़ जाता है, और जब साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, एनर्जी कम लगती है। अब ये दो हम रीजन लिखने के बाद ग्राफ में बताते हैं कि ये देखें, ये हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू वो नोबल गैस उसकी ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अब हीलियम के बाद कौन है? लिथियम। और मैंने जैसे बताया अल्कली मेटल की सबसे लो, तो लिथियम की डाउन चलेगी बिल्कुल। अब लिथियम के बाद लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो इसके आगे कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम की यहां से थोड़ी सी हाई, ये देखिए ये आ गया बेरिलियम। अच्छा, अब बेरिलियम के बाद जब आगे जाते हैं ना ब्रोन, तो यहां पे हमारे पास वेरिएशन आती है। अब पीरियोडिक टेबल के हवाले से ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में ये डिस्कस कर चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी और बोरोन, जो बोरोन है आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम क्यों होती है बेरिलियम से। हालांकि लेफ्ट टू राइट हमें जाते हैं, जैसे कि हम ये करता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो आखिर बढ़ते बढ़ते एक सेंटर में ये वाला वेरिएशन क्यों आता है कि बेरिलियम से बोरोन की कम क्यों है? तो यहां पे बेसिकली हमारे पास एक डबलेट रूल लगता है जो कि ये बताता है कि बेसिकली बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एज द मोस्ट नियरेस्ट टू एज न्यूक्लियस कंपेयर टू बोरोन, यानी बेरिलियम जो है वहां पे एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 3। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर बेरिलियम के बाद आगे क्या? बोरोन के बाद कार्बन, इनकी बढ़ती है। फिर एक फैक्टर आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप ग्राफ में अगर गौर से देखेंगे ना कि बेरिलियम, बोरोन के बाद ये कार्बन है, ये यहाँ पे लिथियम का बेरिलियम गया, ये बेरिलियम है। उसके बाद बोरोन की कम होने के बाद दोबारा कार्बन की इंक्रीज, नाइट्रोजन की इंक्रीज, और नाइट्रोजन के बाद जो ऑक्सीजन है उसकी इंक्रीज होने के बाद दोबारा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी वजह यह है कि ग्राफ इसलिए नीचे आ रहा है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके अंदर हाफ फील्ड है, यानी px, py और pz, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन में जाए तो px, py और pz, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास x के अंदर px में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड है। तो अब अगर ऑक्सीजन फुल फील्ड है तो वहां फुल फील्ड होने से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी एज कंपेयर कम लगती है निकालने में, क्योंकि हमारी रिपल्शन हमें हेल्प कर देती है कि इलेक्ट्रॉन को ही ऑलरेडी रिपेल कर रहे होते हैं, तो हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो लिहाजा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की इस लेफ्ट टू राइट क्या आता है? वेरिएशन आती है कि इंक्रीज करते हुए डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की डिक्रीज के बाद फिर हम आगे फ्लोरीन की इंक्रीज एंड देन नोबल गैस नियोन। फिर वापस आए सोडियम, तो ये देखें सोडियम की डिक्रीज, अल्कली मेटल यहां पे आ गए, हम शुरू में आ गए, और पीरियोडिक टेबल के यहां शुरू पे आपको पता है कि डिक्रीज है। उसके बाद मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम में सेम फैक्टर है। फिर करते करते आपको दोबारा
फास्फोरस और सल्फर में दोबारा फैक्टर आएगा। जो फैक्टर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेम उसी के नीचे फास्फोरस और सल्फर में सेम फैक्टर है। इसी तरह करते हुए यहां पे हम आर्गोन तक पहुंचेंगे, आर्गोन की इंक्रीज। आर्गोन के बाद दोबारा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि वो दोबारा आर्गोन से वापस कहां आ रहे हैं? पोटाशियम। और पोटाशियम के बाद दोबारा हम जाएंगे, ये देखें नेक्स्ट एलिमेंट करते हुए। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल की जो है लेफ्ट टू राइट करके हम जा रहे हैं। यानी यहां से हम जब ऊपर को जाते हैं तो पीरियड जाता है, तो जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो फिर ग्रुप। तो ये जो सबसे नीचे एलिमेंट लिखे हुए हैं तो ये पीरियड और ग्रुप दोनों को मिला के है। ग्राफ यहां से ऊपर जा रहा है तो पीरियड, जब फिर दोबारा नीचे आ जाता है तो नया ग्रुप स्टार्ट। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम एक पीरियड, हीलियम से दोबारा वापस आया, ग्राफ नीचे आया, लिथियम, तो ये नया ग्रुप स्टार्ट, यहां पे नया पीरियड स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये एक पीरियड कंप्लीट और नया पीरियड स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इस साइड पे हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे और इस साइड पे आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। इस तरीके से मुकम्मल ओवरऑल ये आयोनाइजेशन एनर्जी का बना हुआ ग्राफ, और ऑलमोस्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, अप टू डाउन डिक्रीज। लेकिन दो जगह पे आपको वेरिएशन का सामना करना पड़ेगा, एक ग्रुप नंबर 2 और 3 में, और एक ग्रुप नंबर जो है नाइट्रोजन 5 और 6 के अंदर। इस तरीके से हमारे पास 3 आप टेबल लिखेंगे एंडोथर्मिक, पीरियड और ग्रुप के हवाले से। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगी हुई है कि हर एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, उसके मुताबिक हमने ग्राफ बनाया हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।